हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में फिर होगी बारिश, 13 मई तक के लिए अलर्ट जारी। जाने मौसम का हाल। बिहार में एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ 13 मई तक लोगों को तेज आंधी और बारिश का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी पानी का सिलसिला जारी है, जिसके कारण तापमान में काफ़ी गिरावट आई। इस दौरान लोगों को भीषण गर्मी व लू से राहत मिलते दिखाई दे रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त पूर्वा हवा की सिक्किम होते हुए बिहार में पहुंच रही है, जिसके कारण प्रदेश का मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 मई तक प्रदेश में आंधी पानी चलने की संभावना है। वह शुक्रवार को पटना समेत ज्यादातर जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ ही तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नमीयुक्त पूर्वा हवा प्रदेश में प्रवेश कर रही है, जिसके कारण आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। यहाँ 66 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। गुरुवार को राजधानी पटना का भी अधिकतम तापमान में सामान्य से 9.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। यहाँ का तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गुरुवार को न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसमें अधिकतम तापमान से न्यूनतम तापमान के बीच 3 डिग्री का अंतर रहा। ब्लॉक कर दो 28,000 फोन, सरकार का बड़ा आदेश। 20 लाख मोबाइल नंबरों पर भी लटकी तलवार। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दूरसंचार ऑपरेटरों को 28,200 मोबाइल हैंडसेटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया। इसके अलावा सरकार ने इन हैंडसेटों से जुड़े 20 लाख मोबाइल नंबरों को फिर से वेरीफाई करने के निर्देश दिए हैं। संचार मंत्रालय ने कल एक बयान में कहा है कि वे साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में मोबाइल फोन को दुरुपयोग को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग, ड्यूटी, गृह मंत्रालय, एमएचए और राज्य पुलिस के साथ मिलकर यह काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि इन विभागों का एकजुट प्रयास का उद्देश्य धोखेबाजों को नेटवर्क को नष्ट करना और नागरिकों को डिजिटल खतरों से बचाना है। गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस के द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला है कि साइबर अपराधों में 28,200 मोबाइल हैंडसेटों का दुरुपयोग किया गया था। इसके बाद जब दूरसंचार विभाग डीओटी ने आगे विश्लेषण किया तो पता चला इन मोबाइल हैंडसेटों के साथ 20 लाख नंबरों का इस्तेमाल किया गया था। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के पाकिस्तानी संगठन से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी मोहम्मद अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों के सदस्यों से लगातार जुड़ा हुआ था। मोहम्मद अली ने गुजरात में हिंदू सनातन धर्म संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश्वर राणा व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या की साजिश रची थी। दोनों को वर्चुअल कॉल के जरिए धमकी दी थी। मोहम्मद अली मूल रूप से नेपाल के लाहान जिले की गणेश चौक का निवासी है। सकरा में अपनी ननिहाल आया था। उसे गुजरात और सकरा पुलिस टीम ने देर रात सकरा थाने के चक अब्दुल्ला गांव स्थित मामा मोहम्मद कुदूस के घर से गिरफ्तार किया है। गुजरात पुलिस ने उसे सीजीएम कोर्ट में प्रस्तुत कर 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। देर शाम मोहम्मद अली के साथ लेकर गुजरात पुलिस रवाना हो गई। गुजरात के सूरत जिले की डीसीबी थाना की पुलिस ने बीते 3 मई को मोहम्मद सोहेल उर्फ मौलवी को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ और मोबाइल जांच में पुलिस को पाकिस्तानी संगठन और कट्टरपंथी सदस्यों से जुड़े मोहम्मद अली की सुराग मिली थी, जिस पर उन्हें उक्त कार्रवाई की। बक्सर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर कसा तंज। चुनावी समाप्त होने पर भूल जाते हैं आरक्षण। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार की उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल महर्षि विश्वामित्र की नगरी और प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली तपोभूमि बक्सर पहुंचे। यहां वे बक्सर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी श्री मिथिलेश कुमार तिवारी जी के नामांकन में शामिल हुए और आशीर्वाद समारोह को संबोधित किया। उन्होंने समारोह में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश, बिहार और बक्सर को सिर्फ और सिर्फ मोदी की गारंटी पर विश्वास है। उन्होंने लालू प्रसाद सहित राजद का नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आते ही इन्हें आरक्षण और संविधान पर खतरा दिखाई देने लगता है और चुनाव समाप्त होते ही ये आरक्षण भूल जाते हैं। इसके बाद उन्हें सिर्फ अपने परिवार का ही आरक्षण याद रहता है। उन्होंने कहा कि आज देश का डंका दुनिया में बज रहा है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में मामले में 12वें नंबर पर था, लेकिन आज हम अंग्रेजों को पछाड़ कर 5वें स्थान पर पहुंच गए। बक्सर के लोगों से अपील करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को दिया गया एक एक वोट श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। सुरक्षा बलों को आईडी ब्लास्ट से उड़ाने की नक्सलियों की साजिश नाकाम।
घातक बम किया बरामद। औरंगाबाद में नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को आईडी ब्लास्ट से उड़ाने की साजिश को जिला पुलिस तथा सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया है। औरंगाबाद पुलिस ने मदनपुर थाना क्षेत्र के पचरुखिया के जंगली इलाके में लंगुराही की पहाड़ी से 3 शक्तिशाली आईडी बम बरामद किया। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि बरामद आईडी बम बेहद शक्तिशाली है और इसकी विध्वंसक क्षमता अत्यंत घातक है। प्रत्येक बम का वजन 3-3 किलो है, जिसे बम निरोधक दस्ता द्वारा मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। बताया गया है कि नक्सलियों ने लोकसभा चुनाव की विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने तथा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने और ग्रामीणों में दहशत पैदा करने के ख्याल से यह आईडी बम प्लांट किया था, जिसकी जानकारी देते हुए मुख्यालय डीएसपी ने बताया कि यह अभियान जो नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है, जिसके दौरान यह आईडी बम बरामद किया गया है। सभी आईडी बम को नष्ट कर दिया गया है और नक्सलियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। भारत का पहला डिजिटल भिखारी राजू ने दुनिया को कहा अलविदा। क्यूआर कोड को दिखाकर पैसे लेता था। बिहार के बेतिया रेलवे स्टेशन पर क्यूआर कोड की तख्ती और गले में टैब लटकाकर भीख मांगने वाला भारत का पहला डिजिटल भिखारी राजू ने दुनिया को अलविदा कह दिया। रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के दौरान राजू भिखारी की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है राजू को दिल का दौरा पड़ा था। सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है राजू 30 सालों से भीख मांग रहा था। बेतिया रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाले राजू दावा करता था कि वह बिहारी नहीं बल्कि इंडिया का पहला डिजिटल भिखारी है और अगर लोग उसे खुले में पैसे नहीं देते थे तो वह अपना क्यूआर कोड दिखाकर उनसे पैसे लेता था। इसी माह हो सकती है बिहार स्टेट की परीक्षा, जल्द घोषित होगी तारीखी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जल्द ही स्टेट परीक्षा 2024 की तारीखों का ऐलान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बोर्ड अधिकारी 20 मई तक बीएसईबी स्टेट परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। चुनाव की आचार संहिता के कारण परीक्षा में कोई रुकावट नहीं है। परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने तैयारी पूरी कर ली है। रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग 15 मई तक परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर सकता है। बोर्ड की तरफ से इसी विषय में भी अभी तक कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार में पूर्व स्टेट की परीक्षा मार्च में आयोजित होनी थी, जिसके बाद रद्द कर दिया गया था। परीक्षा के डमी एडमिट कार्ड पूर्व में जारी किए जा चुके हैं और अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि घोषित होने के साथ ही जारी किया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार स्टेट 2024 की पहले चरण की परीक्षा तिथि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की जाएगी। गोपालगंज में हार्डकोर नक्सली समीर डांगी गिरफ्तार। शूटर बनकर की थी फाल्गुनी पंचायत के मुखिया की हत्या। बिहार में एक और हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। बिहार एसटीएफ और गोपालगंज पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हार्डकोर नक्सली समीर डांगी को गिरफ्तार किया है। नक्सली समीर डांगी गया का रहने वाला है और नक्सली हमला करने के अलावा इस पर आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने से जुड़ी यूपीए एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। गोपालगंज पुलिस और एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर कुख्यात हार्डकोर नक्सली समीर डांगी को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देसी कट्टा और एक चोरी हुई एक बाइक बरामद की गई है। 1.28 किलो चरस भी जब्त किए गए हैं। उसके पास से समीर डांगी पर गया और औरंगाबाद जिले में केस दर्ज है। 3 नक्सली हमले करने के मामले में समीर डांगी पर गया और औरंगाबाद जिले में केस दर्ज है। 3 नक्सली हमले करने के मामले में समेत उस पर यूपीए एक्ट भी लगे हैं। परशुराम जयंती पर शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा का शस्त्र और शास्त्र में उनके जैसा कोई नहीं। परशुराम जयंती के मौके पर कटिहार में परशुराम समाज के लोग और अन्य सभी लोगों ने मिलकर भव्य शोभा यात्रा निकाला। कटिहार परशुराम समाज द्वारा आयोजित इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में परशुराम समाज के लोगों ने भागीदारी निभाई। शहर के यक्षशाला मैदान से शुरू होकर विभिन्न मार्ग होते हुए इसका समापन हुआ। परशुराम समाज से जुड़ी लोगों ने कहा कि कटिहार जिले में उन लोगों की आबादी लगभग 1.5 लाख की है। बहुत जल्द इस समाज के द्वारा एकत्रित होकर समाज उत्थान से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आयोजन से जुड़े नवरत्न जोशी ने बताया, शस्त्र और शास्त्र के मामले में पृथ्वी पर आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ। हमें गर्व है कि हम लोग उनके वंशज से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भरा पर्चा, बोले पवन सिंह की चिंता बीजेपी करेगी। नीतीश मोदी ने बहुत काम किया।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन करने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में इतना काम किया है कि जनता उनके प्रति काफी आकर्षित है। काराकाट की जनता हमेशा विकास पर वोट करती है और इस बार भी एनडीए के उम्मीदवार को अपना समर्थन देकर दिल्ली भेजेगी। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह को लेकर पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया। इस सीट पर उनकी लड़ाई आईएनडीए गठबंधन के प्रत्याशी राजाराम सिंह कुशवाहा से है। हालांकि पवन सिंह की मौजूदगी से काराकाट मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। काराकाट लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को मतदान है। नामांकन दाखिल करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कोई चुनाव लड़े उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के सवाल पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उसे ना तो हमें कोई असर दिख रहा है और न ही जनता पर कोई असर दिख रहा है। कहा कि यदि खुद को भाजपा के सदस्य बताते हैं तो उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए, हम लोगों को उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए।